सदियों से डॉक्टर हिप्पोक्रेटिक शपथ लेते हैं, जो उनके कौशल का मार्गदर्शन और नैतिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है, एक तरह से या दूसरे कोई हानि न करना। जब हम डॉक्टर शब्द के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर सफेद कोट पहने पुरुषों और महिलाओं की छवियां जहन में आती हैं, जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग बीमारियों का इलाज करने और चोटों का ध्यान रखने के लिए करते हैं। इतिहास ऐसे डॉक्टरों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा नैतिकता को विकृत किया और अपने पेशे का उपयोग अधिक अंधेरे उद्देश्यों के लिए किया है। हम अक्सर इस मान्यता में सांत्वना पाते हैं कि डॉक्टर जैसे हेरोल्ड शिपमैन अकेले भेड़िए की तरह अपने अधिकारों पर काम करते हैं। तो जब राज्य उस विकृत मन के बुरे कामों को मान्यता देता है जो हर कोई डॉक्टर के रूप में संबोधित करता है, तो क्या होता है? ये नाजी डॉक्टर जोसेफ मेंगेले की कहानी है, मौत का दूत। दर्ज इतिहास में सबसे बुरे इंसान के लिए एक मजबूत दावेदार। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। जोसेफ रुडोल्फ मेंगेले का जन्म 16 मार्च 1911 को गुंजबर्ग, बवेरिया में हुआ था। जोसेफ कार्ल और वालबुर्गा मेंगेले के 3 बेटों में से पहला होगा और उनका परिवार 20वीं सदी की शुरुआत में कैसर के उद्योगपूर्ण जर्मनी के लाभों का आनंद लेता था। कार्ल मेंगेले ने एक व्यवसाय बनाया जो मिलिंग, देखने और बेलिंग के लिए खेती की मशीनरी का उत्पादन करता था, जिसे उन्होंने कार्ल मेंगेले और सन्स का नाम दिया, और परिवार को बवेरियन शहर के समुदाय के सदस्यों द्वारा एक ईमानदार ईसाई परिवार माना जाता था, जिनमें से कई व्यवसाय की सफलता के लिए आभारी थे, जिसने न केवल रोजगार प्रदान किया बल्कि स्कूल में जोसेफ को एक बुद्धिमान, सुसंस्कृत, अनुशासित और लोकप्रिय छात्र के रूप में देखा गया, जिसके आगे एक उज्ज्वल भविष्य था। उसे उसके कई दोस्तों और सहपाठियों द्वारा स्नेह से बेप्पो के रूप में जाना जाता था। लेकिन पारिवारिक घर में चीजें इतनी गुलाबी नहीं थीं। उसके पिता और मां ने न केवल अपने कर्मचारियों पर बल्कि अपने बच्चों पर भी सख्त शासन लागू किया, जबकि कार्ल मेंगेले को एक कठोर लेकिन न्यायपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। जोसेफ की मां वालबुर्गा को एक भयानक स्वभाव वाली महिला के रूप में वर्णित किया गया था। कार्ल ने बताया कि वे चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके व्यवसाय संभाले, लेकिन जैसे जैसे जोसेफ बड़ा हुआ, उसने विज्ञान और मानव शास्त्र में करियर की ओर झुकाव दिखाया और अपने दोस्तों से कहा कि एक दिन उसका नाम विश्वकोश में होगा। 1930 तक जोसेफ अपने परिवार के व्यापार में न जाने के इरादे को और ज्यादा देरी नहीं कर सका। उसने हाई स्कूल पास किया, प्रवेश परीक्षाओं में सफल हुआ और म्यूनिख विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के लिए प्रवेश प्राप्त किया। म्यूनिख में रहते हुए उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और 1931 में उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद भंग हुई जर्मन सेना के पूर्व सदस्यों द्वारा स्थापित स्टालहेल्म संगठन में शामिल हो गए। स्टालहेल्म ने रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी की बैठकों और मार्चों के लिए सशस्त्र गार्ड के रूप में काम किया, जो नाजियों द्वारा अंततः इसके प्रभाव को कम किए जाने तक एक प्रमुख दक्षिणपंथी पार्टी थी। 1930 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने सत्ता में कब्जा किया और अपनी हावी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों को दबाया या उन्हें अपने में शामिल किया, जिसमें स्टालहेल्म को भी ऐसे एक नाजी संगठन में एकीकृत किया गया था। 1935 में मेंगेले ने म्यूनिख विश्वविद्यालय से मानव शास्त्र में पीएचडी प्राप्त करके फ्रैंकफर्ट में काम करने और डॉ ओटमार फ्राइहेयर वॉन वर्शुर से मिलने का मौका मिला। वर्शुर ने एंटी नाजी पादरी के समुदाय के साथ काम करते हुए आनुवंशिक शुद्धता के पक्ष में विचारधारा की समर्थना की, जिसने उन्हें नाजियों का समर्थन करने की ओर ले गया। उनके जेनेटिक्स और यूजेनिक्स पर काम नाजियों द्वारा जर्मन आनुवंशिक श्रेष्ठता का समर्थन करने के लिए उपयोग किया गया। वे जेनेटिक्स और नस्लीय परिभाषाओं पर नाजी आदर्शों के अनुसार अपने विचारों को परिपूर्ण करने में योगदान देते थे। उन्हें अक्सर न्यूरेमबर्ग कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाता था, जिसने यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह को निषेध किया था। एक मामले में वे एक व्यक्ति के बारे में गवाही देने के लिए बुलाए गए
जिसका पिता यहूदी और मां ईसाई थी। उनसे यह निर्धारित करने के लिए कहा गया कि वह एक जर्मन है या एक यहूदी, और उसके आनुवंशिक इतिहास की जांच करने के साथ साथ उसके लक्षणों की माप लेने के बाद उन्होंने निर्धारित किया कि वह यहूदी था। अदालत की असहमति और इस पर क्रोधित होकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उनके शोध को उपेक्षित होने का दावा किया गया। यह कहने की शायद ही जरूरत है कि नाजी जर्मनी में नस्लवाद बुराई से कहीं आगे निकल गया था और इस समय तक पूरी तरह से पागलपन में चला गया था। जोसेफ मेंगलर नाजी पार्टी का पूरी तरह से सदस्य था और शुस्ताफेल या एसएस का प्रशिक्षित सदस्य था, जो नाजी पार्टी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। और विशेष रूप से फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर की एसएस ने अपने सदस्यों से कम उनके दृष्टिकोण में सबसे शुद्ध आनुवंशिक पृष्ठभूमि की मांग की थी और नाजी कारण के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए था। नाजी जर्मनी में एसएस अभिजात वर्ग थे। 1930 के मध्य से लेकर अंत तक हिटलर और नाजियों ने जर्मनी का विस्तार प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए युद्ध विराम में सहमत सीमाओं से परे किया था। वे हर विस्तार के साथ ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध के करीब ले आए और अंततः 3 सितंबर को जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला करने पर उन्होंने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि इससे कुछ महीने पहले 28 जुलाई 1939 को जोसेफ मेंगेले ने आयरीन शॉनबेन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात लीपजिग में एक अस्पताल में काम करते समय हुई थी। वर्षुर के साथ अपना काम समाप्त करने के बाद आयरीन 19 वर्ष की थीं और जोसेफ 27 वर्ष के थे जब वे पहली बार मिले। आयरीन फ्लोरेंस में कला इतिहास पढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हो गए। जोसेफ ने आयरीन का पीछा करने के लिए एक नॉर्वेजियन लड़की के साथ अपना संबंध तोड़ दिया। दोनों, जो कि दोनों ही गोरे और स्वस्थ प्रतीत होते थे, जोसेफ एसएस में होने के नाते नाजियों द्वारा एक अच्छे जर्मन जोड़े के रूप में माने जाने वाले एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते थे। हालांकि पोलैंड में मोर्चे पर जर्मनी की सेवा करने की जोसेफ की महत्वाकांक्षा को गुर्दे की समस्याओं ने रोक दिया और जून 1940 तक वह अंततः सैन्य सेवा के लिए बुलाया गया, जिस समय तक फ्रांस गिर चुका था। उस समय अधिकांश एसएस सैनिकों के पास जो कुछ कहा जाता था वह एक रक्त समूह टैटू था, जिसे उनकी बाहों के नीचे बगलों के पास लगाया जाता था। यह एसएस मनुष्य के रक्त समूह की पहचान करता था। युद्ध में घायल होने और रक्तदान की जरूरत पर अगर वह अपने रक्त समूह के बारे में बता नहीं सकता तो यह दिखाता था कि नाजियों ने अपने एसएस पुरुषों पर कितना महत्व दिया। लेकिन जोसेफ खुद टैटू नहीं लेते, जो उनके लिए बाद में फायदेमंद साबित होता। वाफेन एसएस ने उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता का उपयोग किया, क्योंकि मेंगेले ने दूसरे लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ चिकित्सा रिजर्व बटालियन में सेवा की। यह एक छोटी पोस्टिंग थी, क्योंकि उनकी यूजेनिक्स में विशेषज्ञता ने उन्हें जल्दी ही एसएस रेस और सेटलमेंट ऑफिस द्वारा उपयोग करने के लिए कर दिया, जिसे नाजियों ने नाजी जर्मनी में एसएस की नस्लीय शुद्धता की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था, जिसमें पश्चिमी यूरोप और पोलैंड के कब्जे वाले क्षेत्र शामिल थे। जोसेफ को पोलैंड के मध्य में पोजनान में स्थित 2 में नियुक्त किया गया था। उनके कर्तव्यों में से एक, उन्हें स्थानीय आबादी में से किसी भी अवांछनीय विशेषताओं को खत्म करने के लिए परीक्षण करने का काम सौंपा गया था, जो अब नाजी शासन के अधीन थे। यह एक क्रूर प्रक्रिया थी, जिसे आनुवंशिक स्वच्छता के रूप में जाना जाता था। 22 जून 1941 को जर्मनों ने अब तक के युद्ध की सबसे महत्वाकांक्षी कार्रवाई ऑपरेशन बारबरोसा सोवियत संघ के आक्रमण को शुरू किया। यह इतिहास में सबसे बड़ा एकल सैन्य अभियान था, जिसमें लगभग 3.8 मिलियन जर्मन और एक्सिस सैनिकों ने 1-1-287-48 किलोमीटर की सीमा के पार हमला किया और उनका मुकाबला अन्य 3 मिलियन सोवियत सैनिकों और लाखों और लोगों से हुआ। जब सोवियतों ने अपने लोगों को संगठित किया, उनके काम को नाजी विचारधारा के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता की आवश्यकता 1941 की सर्दियों में उभरी, जब यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी पूर्व में त्वरित विजय नहीं पा सकेगी, बल्कि एक रक्त रंजित घिसती युद्ध में खींचा जा रहा था। परिणाम स्वरूप उन्हें 1942 में एसएस के 5वें पैंजर डिवीजन, जिसे वाइकिंग्स के रूप में जाना जाता है, के चिकित्सा दल में नियुक्त किया गया। वाइकिंग्स ने यूरोपीय नाजी दृष्टिकोण को अवतारित किया, जिसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, नीदरलैंड्स और बेल्जियम से स्वयंसेवकों ने संचालित किया। सभी ने नाजी जर्मनी के नस्लीय मानदंडों को पूरा किया, बावजूद जर्मन अधिकारियों के आदेशों का पालन करने। यह इकाई अत्यंत सफल रही। जर्मन इकाई की तरह सोवियत क्षेत्र में गहराई तक पहुंची।
पीछे घायलों की देखभाल करते हुए जोसेफ मेंगेले थे, जिन्हें उनके कमांडर ने विशेष प्रतिभाशाली चिकित्सा अधिकारी माना था। मोर्चे के पीछे पूरी तरह सुरक्षित होना संभव नहीं था। जर्मनों को पार्टिसन लड़ाकों के खिलाफ सबोटाज और हिट और रन हमलों का सामना करना पड़ा। इस समय के दौरान जोसेफ ने खुद को उस दृश्य से सामना करते हुए पाया जब वाइकिंग्स के अपने एक टैंक को दुश्मन सेनाओं द्वारा अक्षम कर दिया गया और बाद में वह आग पकड़ ली। 2 लोग अभी भी अंदर होने की जानकारी प्राप्त होने पर जोसेफ ने दुश्मन की गोलीबारी से बचते हुए टैंक में प्रवेश कर उन्हें बाहर खींचने में मदद की और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी। एक अन्य जर्मन अधिकारी जिसने घटना को देखा था ने कहा कि जोसेफ मेंगेले ने दुश्मन के सामने खुद को शानदार तरीके से साबित किया था। उनके कार्यों ने उन्हें आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास, वाउंड बैज इन ब्लैक और जर्मन लोगों की देखभाल के लिए मेडल के साथ साथ उनके कमांडरों और वाइकिंग्स के पुरुषों का सम्मान भी अर्जित किया। हालांकि मेंगेले की किस्मत थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगी जब वह दक्षिणी रूस में लड़ाई के दौरान घायल हो गए। अस्पताल में ठीक होने के बाद उन्हें मोर्चे की ड्यूटी के लिए अब और उपयुक्त नहीं माना गया और उनके पुराने मेंटर वॉन वर्श्यूअर, जो अब कैसर विल्हेल्म इंस्टीट्यूट फॉर एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन हेरिडिटी और यूजेनिक्स के निदेशक हैं, कि कुछ पर्दे के पीछे के प्रभाव से उन्हें रेस और सेटलमेंट ऑफिस में वापस भेजने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस बार इसके मुख्यालय बर्लिन में। ऑफिस छोड़ने से लेकर रूस में लड़ाई करने और उसके वापसी के बीच के समय में नाजी जर्मनी द्वारा यहूदी लोगों और अन्य तथाकथित अवांछनीयों की सफाई अब एक गियर ऊपर चली गई थी। 1942 के जनवरी में कई उच्च रैंकिंग जर्मन अधिकारियों ने एक समुद्री सम्मेलन में मिलकर उन्हें एक साथ मिटाने के लिए जहरीली गैस के उपयोग पर चर्चा की। जैसा कि हिटलर ने कहा था, यह यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान था। अंतिम समाधान को जर्मन लोगों से जितना संभव हो सके उतना गुप्त रखा गया था, लेकिन मेंगेला के वंशानुगत अनुसंधान में इतिहास एसएस के भीतर उनकी स्थिति और मोर्चे की पंक्तियों पर और उसके पीछे दोनों जगह नाजी कारण के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाने के बाद उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या हो रहा था इसके गहरे रहस्य की जानकारी दी गई थी। मेंगेले को कैंप में जो हो रहा था उससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे चिकित्सा अनुसंधान का अवसर मानकर व्यवस्थित विनाश माना। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने कैंप्स में लोगों को केवल अनुसंधान सामग्री देखा, न कि मानव। उन्होंने अनुसंधान के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप सेवा में स्थानांतरण का आवेदन किया वॉन वर्श्यूर के समर्थन से, और इसे 1923 की शुरुआत में स्वीकार किया गया। वह और उनकी पत्नी आयरीन दोनों बर्लिन से वापस जर्मन अधिकृत पोलैंड चले गए। जिस शिविर में उन्हें काम करना था वह एक संयुक्त श्रम और नाश करने वाला शिविर था जिसे ऑश्विट्ज़ के नाम से जाना जाता था। एसएस के प्रमुख हेनरिक हिमलर द्वारा अप्रैल 1940 में ऑश्विट्ज़ में 1940 की अनुमति दी गई थी, जो पूर्व पोलिश सेना के बैरकों की साइट पर था। साइट को इसकी नई भूमिका में परिवर्तित करने के लिए शुरुआती काम का बहुत हिस्सा जर्मनी से लाए गए जर्मन दोषी अपराधियों द्वारा किया गया था, और इसमें पहली शवदाह गृह का निर्माण शामिल था। हालांकि यह उन लोगों के लिए इरादा था जिन्हें अवज्ञा के लिए मृत्युदंड दिया गया था या जो शिविर की स्थितियों से मर गए थे। 14 जून 1940 को पहला बड़ा समूह कैदियों का आया और आने वाले वर्षों में शिविर विस्तारित होगा और आसपास के क्षेत्र में उपग्रह सुविधाओं को शामिल करेगा, विशेष रूप से जब रूस पर आक्रमण शुरू हुआ। आक्रमण ने लाखों अवांछित लोगों को जर्मन कब्जे में फंसा दिया और मौजूदा सुविधाएं इस नए कैदियों की आमद को संभाल नहीं पाईं। सोवियत संघ के कैदियों को उनके पकड़ने वालों की स्वास्थ्य और कल्याण में कमी के कारण जानबूझकर भूखा छोड़ा गया, बीमारियों से लड़ने के लिए चिकित्सा सहायता से वंचित किया गया और खराब परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर किया गया। अक्टूबर 1941 में आए 10,000 सोवियत कैदियों में से अगले मार्च तक 8% से भी कम जीवित थे। शुरुआती दिनों में सोवियतों के खिलाफ अनेक जीतों के साथ ऑश्विट्ज़ में कैदी भीड़ बढ़ने लगी। इस प्रकार 1941 के अक्टूबर में जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर पूर्ण विजय की आशा करते हुए 2 नामक दूसरी साइट पर काम आरंभ किया। मूल योजना यह थी कि यह एक श्रम शिविर के रूप में कार्य करेगा, जहां 50,000 और सोवियत कैदियों को अत्यधिक काम कराया जाएगा, परंतु यह संख्या 4 गुना बढ़ाई गई और इसकी आशा की गई कि यह 1943 में 2 लाख कैदियों का निवास स्थल होगा। निर्माण शुरू होने से पहले मूल सुविधा में एक भयानक प्रयोग किया गया था।
1941 के सितंबर में लेगरफ्यूहरर कार्ल फ्रिट्ज ने एक प्रयोग के प्रस्ताव के साथ ऑनश्विट्ज के कमांडेंट रुडोल्फ हॉस के पास पहुंचे। उन्होंने सलाह दी कि मूल शिविर के 11 की एक तहखाने की कोठरी में ज़ाइक्लोन बी क्रिस्टल डाले जाएं, जहां सोवियत कैदियों का समूह था, ताकि उनके मारने में इसकी प्रभावशीलता जांची जा सके। ज़ाइक्लोन बी एक कीटनाशक था जिसे 1920 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया था, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड शामिल था, एक जहरीली गैस जो कोशिकीय श्वसन में बाधा डालती है। यह ऑनश्विट्ज़ में होने वाली पहली गैसिंग थी और हॉस इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अतिरिक्त परीक्षणों की मंजूरी दे दी। दूसरे समूह में 600 सोवियत युद्धबंदियों और लगभग 256 पोलिश कैदियों का चयन किया गया और फिर उन्हें गैस से मार दिया गया। प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शवगृह को एक समर्पित गैस चैम्बर में परिवर्तित कर दिया गया, जो कम से कम 700 से 800 लोगों को रखने में सक्षम था और जिसमें ज़ाइक्लोन बी क्रिस्टल्स को छत में बने स्लिट्स के माध्यम से डाला जाता था ताकि शवों को निपटाने में मदद मिल सके। एसएस गार्ड्स ने कैदियों का एक समूह बनाया जिसे सौंडर कमांडो के रूप में जाना जाता था, जो मृत शरीरों को साफ करते और फिर उन्हें श्मशान में जला देते। सितंबर 1941 से दिसंबर 1942 के बीच 1 लाख ज्यादातर यहूदी, जिनमें फ्रांस और हॉलैंड के कई लोग और सोवियत युद्धबंदी शामिल थे, को गैस से मार दिया गया, जिसमें अंतिम सौंडर कमांडो के 300 से 400 थे। तब से ऑशविट्ज में नई साइट विनाश के प्रयासों का बड़ा हिस्सा संभालेगी। श्मशान के निकट गैस चैम्बर स्थापित किया गया था, जिसमें गैस के प्रशासन के लिए स्लॉट्स और इसे स्वच्छ करने के लिए वेंट्स थे। यह मार्च 1923 में संचालन में आया और मांग को पूरा करने के लिए एक और श्मशान को इसी तरह से बदला गया और 2 और अंततः बनाए गए। पीड़ितों को गैस से मारकर तत्काल जला दिया जा सकता था। इससे सामूहिक हत्याएं औद्योगिक पैमाने पर होती। शायद यह मानव जाति द्वारा एक दूसरे को नष्ट करने की सेवा में बनाई गई सबसे क्रूर और सबसे भयानक रचना थी। जोसेफ और आयरीन मेंगेले मई 1943 में ऑशविट्ज में अपनी नई पोस्टिंग संभालने के लिए पोलैंड चले गए। उस समय शिविर में लगभग 1,40,000 कैदी रखे गए थे, जो कठिन और अक्सर घातक स्तर के श्रम में लगे हुए थे। लेकिन इस संख्या में उन सैकड़ों हजारों को नहीं गिना गया था जो आए, लेकिन अधिकतम कुछ घंटों के लिए ही जीवित रहे थे, इससे पहले कि उन्हें गैस चैम्बरों की ओर ले जाया गया। जोसेफ मेंगेले को रोमानी परिवार शिविर के मुख्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह सीधे इसमें शामिल थे, उस निर्णय में जिसने तय किया कि किसे काम पर रखा जाएगा और किसे गैस चैम्बर में भेजा जाएगा। एसएस के अनुसार कुछ मानदंड यह संकेत देते थे कि नए आगमन का श्रम शिविर में कोई उपयोग नहीं था और इसलिए उसे तुरंत खत्म किया गया था। इसमें बच्चे और उनकी मां शामिल थे। यह माना जाता था कि बच्चों की हत्या के बाद शोकाकुल मां को काम करने की प्रेरणा नहीं रहती। इसके साथ गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग तुरंत गैस से मार दिए गए थे। जो लोग बचे थे उनकी संक्षिप्त परीक्षा एसएस के डॉक्टर मेंगेले द्वारा की जाएगी। इस काफी सतही परीक्षा के दौरान बीमार या कमजोर दिखने वाले लोगों को अलग कर दिया जाता था और गैस चैम्बर में मौत के लिए चिन्हित कर दिया जाता था। ऑशविट्ज पहुंचने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया को जीवित रहने वाले अक्सर उनके समूह की कुल संख्या का 25% से भी कम होते थे। शिविर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेंगेले को पूरी प्रक्रिया के दौरान हमेशा मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं होती थी, जो उनके अधीनस्थ को अक्सर कठिन और बोरिंग मानते थे। हालांकि मेंगेले चयन प्रक्रिया को अपने प्रयोगों के लिए संभावित परीक्षण विषयों की पहचान करने का एक तरीका मानते थे। उनके सहयोगियों ने कहा कि मेंगेले को अपने प्रयोगों के उचित उम्मीदवार मिलने पर खुश और आनंदित देखना आम था, यहां तक कि उनके खुशी का मूड धुने सीटी बजाने तक जाता था। फिर भी उनके काम की हत्याओं की भयावह संख्या को नजरअंदाज करते हुए उन्हें ऑशविट्ज में आर्यन श्रेष्ठता की धारणा में एक सच्चा विश्वासी माना जाता था और इस तरह अन्य सभी जातियां उनकी करुणा के योग्य नहीं थीं। वॉन वर्शुर के साथ उनके काम से प्रेरित उनकी जुड़वां में रुचि पुनः सामने आई। मेंगेले ने माना कि वह एक जुड़वां पर प्रयोग करके दूसरे को नियंत्रण समूह के रूप में उपयोग कर सकते हैं ताकि प्रयोगों के परिणामों की तुलना कर सकें। इससे नाजी विश्वास को यकीन हुआ कि वंशानुगत गुण जिस वातावरण में व्यक्ति जन्मता है उसके प्रभाव को पराजित करते हैं। मेंगेले और उनके सहयोगियों का मानना था कि प्रयोग से पहले जुड़वाओं की स्थिति उनके जीनों के प्रभाव से समान होगी, लेकिन हम जानते हैं कि 2 समान दिखने वाले जुड़वां वास्तव में अलग अलग आनुवंशिक बीमारियों या प्रवृत्तियों के शिकार हो सकते हैं। वास्तव में
2015 के एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि 21% जुड़वां भाई बहन बाएं और दाएं हाथ का उपयोग करने में एक दूसरे के विपरीत थे। संक्षेप में, दिखावट को छोड़कर जुड़वां बाकी सभी की तरह व्यक्तिगत होते हैं, जो मेंगेले की मान्यताओं को पूरी तरह से पाखंड विज्ञान के क्षेत्र में रखता है। प्रयोग समाप्त होने पर मेंगेले आमतौर पर जुड़वाओं को मारकर उनका शरीर विच्छेदन करते और तुलना करते थे। उम्र की कोई सीमा नहीं थी। मेंगेले के प्रयोगों से बचने वाले कुछ जुड़वाओं में से एक ईवा मोसेस्कोर और उनकी बहन मिरियम थीं। 2019 के जनवरी में बजफीड से बातचीत करते हुए वह व्यक्ति जिसे मौत का दूत माना जाता था, उसके हाथ में जुड़वाओं की कहानी और उम्मीदें विशेष थीं। उसने अपने शब्दों में बताया कि ऑश्विट्स पहुंचने के बाद वह कैसे मवेशियों के लिए इरादा किए गए रेलवे डिब्बे में अपनी भयानक यातना का सामना कर रहा था। मैं 1934 में पैदा हुआ था। जुड़वां में से एक, मिरियम और मैं परिवार में तीसरे और चौथे बच्चे थे। हम ट्रांसिल्वेनिया, रोमानिया में एक बहुत छोटे गांव में रहते थे। हम मवेशी डिब्बे से नीचे उतरे। लोगों का चयन जीने या मरने के लिए किया गया था। लोग रो रहे, धक्का मुक्की कर रहे, कुत्ते भौंक रहे और उस जगह की समझ निकालने की कोशिश कर रहे थे। और मैं वास्तव में पलटा ताकि पता लगा सकूं कि वह जगह क्या है। और जैसे ही मैंने पलट कर देखा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता और मेरी 2 बड़ी बहनें गायब थीं। उन्हें फिर नहीं देखा। हम मां को जान से प्यारे रूप में पकड़े हुए थे। एक नाजी उस चयन मंच के बीच में दौड़ रहा था, जर्मन में चिल्ला रहा था, जुड़वां जुड़वां। उसने हमें देखा और जानना चाहा कि क्या हम जुड़वां हैं। मेरी मां ने पूछा, ये अच्छा है? और नाजी ने कहा, हाँ। मेरी मां ने कहा, हाँ। उस समय एक और नाजी आया, मेरी मां को दाईं ओर खींच लिया। हमें बाईं ओर खींचा गया। हम रो रहे थे, वह रो रही थी। और मुझे जो कुछ भी याद है वह यह है कि मेरी मां के हाथ निराशा में फैले हुए थे जब उन्हें दूर खींच लिया गया। मैंने उसे अलविदा तक नहीं कहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि यह हमारी उससे आखिरी मुलाकात होगी। और यह सब मवेशी डिब्बे से उतरने के समय से लेकर 30 मिनट में हो गया था और मेरा पूरा परिवार चला गया था। केवल मिरियम और मैं हाथ पकड़े रो रहे थे। हम मेंगेले जुड़वां थे, जिसका मतलब हमें बाद में पता चला। मेंगेले हमें हर सुबह गिनता था और वह जानना चाहता था कि उस दिन उसके पास कितने गिनी पिग्स थे। मुझे 2 प्रकार के प्रयोगों में इस्तेमाल किया गया था, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। वे मुझे मेरी जुड़वां बहन और कई अन्य जुड़वां के साथ एक कमरे में नग्न रखते थे, दिन में 8 घंटे तक। वे मेरे शरीर के हर हिस्से को मापते थे, इसे मेरी जुड़वां बहन से तुलना करते थे और फिर इसे चार्ट्स से तुलना करते थे। वैकल्पिक दिनों में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार वे हमें एक रक्त प्रयोगशाला में ले जाते थे। वे मेरे दोनों हाथों को बांध देते थे ताकि रक्त प्रवाह को रोका जा सके। मेरे बाएं हाथ से बहुत सारा रक्त निकालते थे और मेरे दाएं हाथ में कम से कम 5 इंजेक्शन देते थे। उन इंजेक्शनों की सामग्री हमें तब नहीं पता थी, न ही आज हमें पता है। उनमें से एक इंजेक्शन के बाद मुझे बहुत तेज बुखार के साथ बहुत बीमार हो गया। मेरे पैर और बाजू सूज गए थे और बहुत दर्द हो रहा था। अगस्त की धूप मेरी त्वचा को जला रही थी और मैं कांप रहा था। मेरे शरीर पर बड़े लाल धब्बे थे। अगली बार जब मैं रक्त प्रयोगशाला गया तो उन्होंने मेरे हाथ नहीं बांधे, बल्कि मेरा बुखार मापा और मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल एक और बैरक था, लेकिन वहां लोग मुझे जीवित से ज्यादा मृत प्रतीत होते थे। अगली सुबह मेंगेले 4 अन्य डॉक्टरों के साथ आए। कभी भी मुझे जांचा नहीं और मेरे बुखार के चार्ट को देखा और फिर उन्होंने घोषित किया, बहुत बुरा, वह इतनी युवा है। उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। एक अद्भुत घटना के रूप में एवा और उसकी बहन मिरियम ने ऑश्विट्ज में समय बिताया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जीवन भर की बीमारियों का सामना करना पड़ा। जब युद्ध के बाद मिरियम गर्भवती हुई तो कुछ जटिलताएं हुईं और इजराइल में डॉक्टरों ने, जहां वह अब रह रही थी, पाया कि उस पर किए गए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप उसकी किडनियां पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थीं और अभी भी एक बच्चे की थीं। लगता है कि मेंगेले के ऑश्विट्ज में काम के लिए बहुत कम प्रतिबंध थे। या तो उसने अपने ऊपरी अधिकारियों को अपने काम के महत्व का बोध कराया था, या उन्हें कैंप में यहूदी और अन्य अवांछित लोगों के साथ होने वाली क्रियाओं की परवाह नहीं थी। वास्तव में
अपने आगमन के कुछ समय बाद एक दुर्घटना के अलावा, जहां मेंगेले ने अपनी बाइक को कैंप के चारों ओर तेजी से चलाया और ट्रक से टकरा गया, उनका काम ऑशविट्ज में हॉस और अन्यों द्वारा श्रेष्ठ माना गया था, जिन्होंने उनकी समर्पण की सराहना की। उसे दी गई इस स्वतंत्रता का परिणाम था मौत के फरिश्ते द्वारा किए गए क्रूर प्रयोगों की एक सूची, जो नाजी जातिवाद की सभी अन्य जातियों के ऊपर श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित थी। मेंगेले ने अपनी प्रमुख परियोजनाओं में से एक में गुइडो और नीना नामक 2-4 बच्चों को चुना और उन्हें एक साथ ऑपरेशन के लिए ले गया। जब मेंगेले जुड़वां बच्चों के साथ ऑपरेटिंग रूम से बाहर आए तो उनके मन की असली भयावहता सामने आई। दोनों 4 वर्षीय बच्चों को पीठ से जोड़कर सिल दिया गया था, जिसमें नसों को मिलाने का प्रयास भी किया गया था जुड़वां बनाने के लिए। युद्ध के बाद पूर्व कैदी वेरा अलेक्जेंडर ने समझाया कि आगे क्या हुआ। उनके घाव सड़ रहे थे, वे दिन रात रोते थे। उनकी मां, मुझे याद है कि उसे स्टेला कहा जाता था, उसने किसी तरह मॉर्फिन का इंतजाम किया और उसका इस्तेमाल करके अपने बच्चों की पीड़ा को समाप्त कर दिया। एक विशेष रात को एक यहूदी डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि मेंगेले ने प्रत्येक जोड़ी में से एक को हृदय में क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट करके 14 जुड़वाओं की हत्या कर दी। इसके बाद वह दूसरे जुड़वाओं की हत्या कर देता ताकि उनके हृदयों की तुलना कर सके। मेंगेले के साथ नजदीकी से काम करने के लिए मजबूर किए गए कैदियों की गवाहियों से पता चलता है कि कैसे वह अपने प्रयोगों के लिए चुने गए लोगों के प्रति आकर्षक और यहां तक कि काफी गर्मजोशी से पेश आ सकता था, और फिर अगले ही मिनटों में उनकी मौत का आदेश दे देता था, जैसे कि वह उन्हें केवल कचरा बाहर निकालने के लिए कह रहा हो। अपने छोटे पीड़ितों के साथ वह अक्सर उन्हें विश्वास प्राप्त करने के लिए, उन्हें अंकल मेंगेले कहने के लिए एक विकृत कृत्य में कहता था। उसने जुड़वाओं पर काम करना पसंद किया, पर ऑशविट्ज में अन्य कैदियों को उसके भयानक कृत्यों से नहीं बचाया गया। उसने शारीरिक विकृतियों वाले लोगों में भी विशेष रुचि ली, साथ ही शिविर में अक्सर होने वाली सामान्य बीमारियों की जांच भी की। 1943 में जब रोमानी शिविर में नोमा, एक गैंग्रीन्स बैक्टीरियल रोग जो मुंह और चेहरे को प्रभावित करता है, का प्रकोप हुआ, तो मेंगेले ने इसके कारण और इलाज के विकास की अध्ययन शुरू की। बेशक यह इलाज केवल जर्मनों के लिए ही इरादा किया गया था। अपनी मेडिकल टीम के भीतर के एक कैदी की जबरदस्ती मदद से प्राग के एक यहूदी बाल चिकित्सक डॉक्टर बर्थोल्ड एप्स्टीन, जिन्हें तुरंत नहीं मारा गया था, उन्हें एक अलग बैरक में रखा गया ताकि मेंगेले रोग का अध्ययन कर सकें। अपने काम में मदद के लिए कई बच्चों को मार दिया गया ताकि उनके संरक्षित सिर और अंगों को आगे के अध्ययन के लिए एसएस मेडिकल अकादमी को भेजा जा सके। उनके और भी कुख्यात प्रयोगों में से एक था कैदियों की आंखों का रंग बदलने का प्रयास, ताकि हिटलर और एसएस द्वारा वांछित मास्टर रेस बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने आंखों में रसायनों का इंजेक्शन दिया, उन्होंने अनावश्यक अंग विच्छेदन भी किए और यह जानने के लिए कई रक्ताधान किए कि रोग व्यक्ति से व्यक्ति में कितनी अच्छी तरह से स्थानांतरित होते हैं। ऑशविट्ज में शोध करते हुए उन्होंने पूर्व मेंटर और प्रायोजक वॉन वर्श्योर को याद किया और अपने पीड़ितों के ऊतक नमूने और शरीर के अंग कैसर विल्हेल्म संस्थान को भेजे, जहां वह निदेशक थे। उन्होंने यहां तक कि ऑशविट्ज में संस्थान की ओर से काम भी किया। उन्होंने एक मामले में जिप्सी बैरक के एक ही परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला ताकि उनकी आंखें निकालकर संस्थान को तुलनात्मक अध्ययन के लिए भेज सकें। बदले में मेंगेले को उनके विज्ञान के पीछे अथक प्रयासों के लिए प्रशंसा और धन्यवाद के पत्र मिलते थे। ऑशविट्ज में मुख्य चिकित्सकों में से एक होने के बावजूद मेंगेले और उनकी टीम द्वारा कैदियों को दी गई चिकित्सा सहायता बहुत कम थी। मेंगेले के आदेश पर जर्मन डॉक्टरों ने ऑशविट्ज में यहूदी डॉक्टरों की देखभाल की, क्योंकि उन्होंने कैदियों को केवल मूलभूत उपचार प्रदान किया। जिन्हें इससे थोड़ा भी अधिक की आवश्यकता थी, उन्हें गैस चैम्बरों में भेजकर निपटाया गया। जब महिलाओं के शिविर में टाइफस महामारी फूट पड़ी, तो मेंगेले ने 600 यहूदी महिलाओं के एक ब्लॉक को साफ कर निर्देश दिया कि उन्हें गैस चैम्बरों में ले जाया जाए। इमारत की सफाई और कीटाणु रहितीकरण के बाद पास के ब्लॉक के निवासियों को नहलाया, उनके जूं हटाए और नए कपड़े दिए गए थे। इसके बाद उन्हें साफ ब्लॉक में ले जाया गया, जबकि उनके पुराने ब्लॉक की सफाई कैदियों के लिए की गई थी। उनके वरिष्ठ अधिकारी मेंगेले की प्रतिक्रिया से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें युद्ध योग्यता क्रॉस से सम्मानित किया गया और 1944 में उन्हें ऑशविट्ज बिर्केनाउ शिविर का प्रथम चिकित्सक बनाया गया। कुल मिलाकर मेंगेले और ऑशविट्ज में एसएस अधिकारियों के लिए जीवन अपेक्षाकृत अच्छा था,
खासकर जब इसे इटली, रूस और फ्रांस में मोर्चे की स्थितियों की तुलना में देखा जाए, जो 1944 के जून में डी डे लैंडिंग्स के बाद थी। पुरुषों को प्रोत्साहित करने के लिए जब भी सामूहिक हत्या की आवश्यकता होती, एसएस गार्डों को अतिरिक्त राशन दिया जाता और इसमें उनके काम का जश्न मनाने के लिए सिगरेट और वोदका भी शामिल था। कुछ हद तक गोपनीयता बनाए रखने के लिए गैसिंग को दस्तावेजों और डायरी प्रविष्टियों में विशेष कार्रवाइयों के रूप में संदर्भित किया गया था। मेंगेले और उनके साथी अधिकारियों के लिए एसएस अधिकारी क्लब में उत्कृष्ट डिनर पार्टियां आयोजित की गईं, जिसमें बर्लिन के एक रेस्तरां में उम्मीद की जा सकने वाली सभी विशेषताएं शामिल थीं। कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को शिविर के कमांडेंट हाउस के आकर्षक घर में, जिसके बाहर सफेद पिकेट बाड़ है, आमंत्रित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर मेंगेले और उनकी पत्नी आइरीन ने 11 मार्च 1954 को अपने बेटे रॉल्फ के जन्म का जश्न मनाया। इस बीच शिविर में नीचे ऑशविट्ज में कैदियों को प्रतिदिन 700 कैलोरी के बराबर भोजन मिलना भाग्यशाली था। कई लोगों का सिर्फ एक प्रश्न था कि उनकी पीड़ा कब समाप्त होगी। रोग, एक ऊबे हुए या आसानी से क्रोधित एसएस गार्ड की गोलीबारी, मेंगेले के प्रयोग में बनना या नए कैदियों के लिए स्थान निर्माण के लिए गैस चैम्बरों में समाप्त किया जाना। अंतिम मामले में 1954 तक ऑशविट्ज एक विनाश शिविर का एक आदर्श मॉडल बन गया था, जहां एक अवसर पर एक ही दिन में 9000 लोगों को गैस से मार दिया गया था। पूरे होलोकॉस्ट की सबसे अधिक घात संख्या, और उनमें से कई मेंगेले और उसकी तथाकथित चिकित्सा टीम द्वारा किए गए निर्णयों के कारण थे। लेकिन इन विशेष कार्यों और तथाकथित अच्छे जीवन का आनंद लेने के बीच सावधानीपूर्वक फुसफुसाहटें एसएस अधिकारियों के क्लब में कॉकटेल और उत्तम भोजन के ऊपर सुनाई देने लगीं, क्योंकि उनकी अपनी छोटी दुनिया के बाहर से आने वाली खबरें दिन प्रतिदिन अधिक गंभीर होती जा रही थीं। सहयोगी बम वर्षक जर्मनी को हवाई हमलों से तबाह कर रहे थे, युद्ध को घर वापस जीवन के हर कोने में ला रहे थे, जबकि पश्चिमी सहयोगियों ने नॉर्मंडी में एक बीचहेड सुरक्षित कर लिया था और अब धीरे धीरे फ्रांस के आर पार चल रहे थे। ऑशविट्ज में उनके लिए अधिक चिंताजनक बात यह थी कि जुलाई 1956 में सोवियत सेना ने पुरानी पोलिश सीमा को पार कर लिया था और उनकी ओर पश्चिम की ओर धकेल रही थी, जबकि वाफेन एसएस इकाइयां जैसे कि मेंगेला की पुरानी पेंजर डिवीजन वाइकिंग्स ने लड़ाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी थी। एक थकी हुई नियमित जर्मन सेना खराब मनोबल और एक क्षतिग्रस्त कमांड संरचना से पीड़ित थी। 20 को हिटलर पर एक प्रयासित हत्या के बाद बस एक सप्ताह बाद वारसो में पोलिश प्रतिरोध द्वारा एक विशाल विद्रोह हुआ, और जबकि इसे कुचल दिया गया था, यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी की पोलैंड पर कब्जा, जिसने 1939 में युद्ध भड़काया था, कमजोर हो रहा था। इस परिणाम स्वरूप ऑशविट्ज में हत्याएं बढ़ गईं और मेंगेले ने अपना काम जारी रखा। आइरीन मेंगेले की डायरी के अनुसार 13 सितंबर 1954 को पहली बार शिविर पर हवाई हमले के सायरन बजे और यह आने वाले महीनों में कई बार होगा। 1954 के अंत की ओर शिविर पर मित्र राष्ट्रों द्वारा हमला नहीं हुआ, परंतु पास के हवाई हमलों के भटके हुए बम शिविर की सीमाओं में गिरे। इस पृष्ठभूमि के बीच नवंबर में मेंगेले को छुट्टी पर जाने की विशेष अनुमति मिली और आइरीन के साथ उन दोनों ने अपने माता पिता और उनके 8 महीने के बेटे से मिलने के लिए गूंजबर्ग वापस भाग गए, जो सुरक्षा के लिए उनके साथ रह रहे थे। मेंगेले एक सप्ताह तक रुके और फिर आइरीन को अपने परिवार के पास छोड़कर ऑशविट्ज लौट गए, जो यथासंभव बचे हुए कैदियों को नष्ट करने और शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से उनके खिलाफ सबूतों को नष्ट करने के लिए पूरी क्षमता पर चल रहा था। शवों के दाह संस्कार के साथ 1,09,45 भी जला दिए गए, क्योंकि युद्ध की आवाजें शिविर के करीब आ रही थीं। धन्यवाद सोवियत सेना को, जो जनवरी 1945 में केवल कुछ दिनों की दूरी पर थी। 17 जनवरी 1945 को जोसेफ मेंगेले और ऑशविट्ज में अन्य कई एसएस डॉक्टरों ने अपने शोध और अनेक नमूनों को इकट्ठा किया और आखिरी बार ऑशविट्ज छोड़ दिया। शेष एसएस गार्ड्स ने हत्या और लूटपाट का उन्माद किया, इससे पहले कि वे उत्तरजीवियों को छोड़ दें, जिनमें से कई भयानक यातना का सामना करने के बाद भूख से मर गए। इससे पहले कि सोवियत सेना ने उन्हें 27 जनवरी 1945 को मुक्त किया, ऑशविट्ज, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे भयानक और डरावनी नरक के लिए एक दावेदार था, गिर गया था। मेंगेले को निराश जर्मन सेना की पंक्तियों में शामिल होते हुए देखा गया जब वह पश्चिमी पोलैंड से अपने गृह देश की ओर लौट रहे थे।
उन्हें दक्षिण पश्चिम पोलैंड स्थित ग्रॉस रोसेन कंसंट्रेशन कैंप में स्थानांतरित किया गया, जो ऑन्शविट्स की तरह अनेक उपशिविरों और सुविधाओं से युक्त था। सोवियत सेना द्वारा ऑन्शविट्स को मुक्त करने के ठीक 2 सप्ताह बाद वे जल्द ही ग्रॉस रोसेन पर भी आक्रमण कर रहे थे, जिससे मेंगेले को एक बार फिर से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने जर्मन सेना की नियमित इकाई से मिलने का और अपनी एसएस वर्दी बदलकर मानक सेना अधिकारी की वर्दी पहनने का निर्णय लिया। मेंगेले अगले 2 महीनों तक अपनी गोद ली हुई इकाई के साथ रहे। पड़ोसी चेकोस्लोवाकिया के मैदानों पर अब अजेय सोवियत सेना के खिलाफ उनके साथ लड़ते रहे। उनके प्रयासों के बावजूद सोवियत जगरनॉट ने हर मुठभेड़ के साथ उन्हें और पश्चिम की ओर धकेल दिया, जब तक कि मई में मेंगेले की इकाई जर्मन सुडेटेनलैंड में पाई गई, जो पश्चिमी चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनः खींचे गए नक्शे के परिणाम स्वरूप जर्मनों द्वारा बसाया गया था। वहां मेंगेले को अपने दिनों में वॉन वर्शुर के साथ काम करने वाले एक सहयोगी डॉक्टर हांस ऑटो काहलर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो एक दिलचस्प व्यक्ति थे, जिन्हें अपने परिवार में एक महान दादा से यहूदी खून होने के लिए जाना जाता था। काहलर एक मोटर चालित जर्मन फील्ड हॉस्पिटल के साथ सेवा कर रहे थे और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने 2 मई 1945 को अपने पुराने सहयोगी से मुलाकात की। एक दिलचस्प तारीख, क्योंकि यह वह दिन था जब एडोल्फ हिटलर द्वारा बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या करने की खबर मोर्चे तक पहुंची थी। कार्ला ने बताया कि मेंगेले ने फ्यूहरर की मृत्यु की खबर को मानने से इनकार कर दिया, इसे अफवाह या दुश्मन का प्रचार मानते हुए खारिज कर दिया। उस रात मेंगेले ने कार्ला से फील्ड हॉस्पिटल में शामिल होने की अनुमति मांगी और मंजूर कर दी गई। तीसरे रैच के अंतिम दिनों में हॉस्पिटल यूनिट की सेवा करते हुए उन्हें एक अनाम जर्मन नर्स से सांत्वना मिली, जिसे उन्होंने अपने ऑश्विट्ज़ से लिए गए शोध नोट्स के बारे में बताया। उन्होंने उसे अपने लिए नोट्स रखने को कहा, क्योंकि वे उसे एक एसएस डॉक्टर के रूप में चित्रित करेंगे और जब उसे पकड़ा जाएगा तो उसकी मृत्युदंड की वारंटी निश्चित होगी। यदि उसके पास नोट्स मिले तो वह कह सकती थी कि वे उसके नहीं हैं और वह छूट जाएगी। 8 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को औपचारिक रूप से समर्पण किया। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था। तब तक हॉस्पिटल यूनिट जर्मनी में वापस आ चुका था और भाग्यवश उसे सैक्सोनी के क्षेत्र में मिला, जिसे पश्चिमी अमेरिकी और पूर्वी सोवियत बलों द्वारा एक बफर जोन के रूप में चिन्हित किया गया था, ताकि वे अनजाने में एक दूसरे पर आग ना खोलें। जबकि उसके दोस्त काला को उसके एसएस आदमी होने का गुप्त रूप से पता था, उसने अस्पताल इकाइयों को इसकी सूचना नहीं दी ताकि वे उसे न धोखा दें। बजाय उसने नियमित जर्मन सेना के डॉक्टर होने का दिखावा किया। उसने यह छलावा थोड़े समय के लिए बनाए रखा, परंतु उसने कर्नल फ्रिट्ज उल्मान का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। वास्तव में मेंगेले खुद को उजागर कर रहे थे, क्योंकि उल्मान ने बाद में कहा कि जब उससे उसकी पहचान की जांच की गई तो मेंगेले ने अनजाने में कई उपनाम बता दिए। फिर भी उल्मान ने मेंगेले को इकाई के साथ रहने दिया, अनजानता में कि वह वास्तव में कौन है। यह तब तक चला जब तक अमेरिकी बलों ने क्षेत्र में प्रवेश कर अस्पताल इकाई को बंदी नहीं बना दिया। मित्र देशों ने मृत्यु के देवदूत को पकड़ लिया। वे बस अभी तक इसे नहीं जानते थे। अमेरिकियों ने इकाई के प्रत्येक सदस्य को प्रोसेस किया और फिर उन्हें एक नजदीकी कैदी शिविर में ले गए, जहां उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक उन्हें निरस्त्रीकृत करके अब सहयोगी कब्जे वाले जर्मनी में उनके शांतिकालीन जीवन में वापस नहीं भेज दिया जाता। मेंगेले को उसके असली नाम से प्रोसेस किया गया, जानते हुए कि यह युद्ध अपराधों के चर्चा के बाद उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। फिर भी अमेरिकी कैद में बिताए गए दिनों में उससे कभी ऑश्विट्ज़ के बारे में नहीं पूछा गया और उसने जल्दी समझ लिया कि उसके अमेरिकी कैदी उसे पहचानते नहीं थे। फिर भी वह वांछित सूची में था जो दोस्त देशों के युद्धबंदी शिविरों में जर्मन सैनिकों के लिए चलाई जाती थी। उसे कभी भी एसएस के सदस्य के रूप में पहचाना नहीं गया था। भागवती तथ्य यह था कि उसने बांह का टैटू नहीं बनवाया था। हालांकि यह चिंता कि क्या अगला अमेरिकी अधिकारी जिसे वह देखेगा उसे पंक्ति से बाहर खींचेगा और उसे सूचित करेगा कि वह आखिरकार ऑश्विट्ज़ में अपने अपराधों के लिए न्याय का सामना कर रहा है, उसके मूड पर भयानक प्रभाव पड़ा और वह गंभीर रूप से अवसादग्रस्त हो गया। इस समय तक कर्नल उल्मान को अमेरिकियों द्वारा उस कारागार शिविर के प्रशासनिक विभाग में नियुक्त किया गया था जहां मेंगेले को रखा गया था। मेंगेले के अवसाद के संबंध में बात करते समय उसने अपने ऑश्विट्ज़ में किए गए कार्यों और अपनी पहचान के बारे में बताया, जिसे मित्र राष्ट्र जल्द समझ जाएंगे। उल्मान ने अपनी स्थिति का उपयोग करने का निर्णय लिया ताकि मेंगेले के लिए नकली पहचान पत्र प्राप्त कर सके,
जिससे जब अमेरिकियों ने उन्हें जर्मनी वापस जाने की अनुमति दी वह देश में भाग सके। नए कारागार शिविर में तबादले के बाद मेंगेले को फिर से उसके असली नाम से पुकारा गया, पर अमेरिकियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सितंबर की शुरुआत में मेंगेले को उसके वास्तविक और नकली फ्रिट्ज उल्मान के नाम से कागजात के साथ छोड़ दिया गया। मेंगेले को 2 महीने तक ऑस्विट्स के मौत के फरिश्ते के रूप में पहचाने बिना रखे जाने के बारे में कैसे संभव हुआ, इस पर दशकों बाद अभी तक बहस चल रही है। अधिकांश जांचकर्ता जो इस मामले की जांच कर रहे हैं निष्कर्ष निकालते हैं कि अमेरिकी गार्डों के पास शायद उसके नाम वाली वांछित सूची तक पहुंच नहीं थी, क्योंकि एक प्रशासनिक चूक के कारण। दूसरी ओर कैदी प्रशासनिक स्टाफ उन्हें संसाधित करने के लिए जर्मनों की विशाल संख्या से अभिभूत थे और उन पर जर्मनी को पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कैदियों को असैन्यकृत करने का दबाव था। इसका मतलब था कि लोग कभी कभी वांछित सूची में होने की जांच भूल जाते थे। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने सुझाव दिया कि वह 2 शिविरों में विरोध किया जा सकता था। मौत के दूत के रूप में नहीं पहचाना गया था, क्योंकि उसे जानबूझकर भागने दिया गया था, चाहे वो अमेरिकियों के साथ काम करने वाले नाजियों की मदद से हो या यहूदी विरोधी तत्वों के माध्यम से। यहां तक कि यह सुझाव भी दिया गया है कि मेंगेले ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने कुछ शोध का व्यापार किया। हालांकि इन सिद्धांतों में से किसी को भी साबित नहीं किया जा सकता है। चाहे जो भी सच हो, तथ्य यह है कि मेंगेले आजाद था। मेंगेले की अब चिंता यह थी कि वह जर्मनी की सड़कों पर बिखरी अमेरिकी चौकियों पर 2 पहचान पत्रों के साथ पकड़ा जा सकता है। एक स्थानीय किसान से बाइक उधार लेकर उसने अपने मेंगेले के कागजात उसके साथ डोनावर्थ जाते समय हैंडलबार के खोखले हिस्से में छिपा दी। पहुंचते ही उसने किसान का धन्यवाद किया जिसने मेंगेले को एहसास होने से पहले हैंडलबार में कागजात छोड़कर चला गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय फ्रिट्ज उल्मान के नाम से जाने के। उसने अपने पुराने दोस्त डॉ मिलर के यहाँ जाकर उन्हें गूंजबर्ग जाने और अपने परिवार को उनकी सुरक्षा की खबर देने के लिए कहा। हालांकि मेंगेले मिलर के घर में छिपे थे, अमेरिकियों ने डॉ मिलर को उनकी नाजी पार्टी में भूमिका के बारे में पूछताछ के लिए गूंजबर्ग जाते समय गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेंगेले ने मान लिया कि उसे उसकी वजह से गिरफ्तार किया गया था। उसे डर था कि अमेरिकी सैनिक किसी भी क्षण दरवाजा तोड़ देंगे, इसलिए वह रात के बीच में छोड़कर पूर्व की ओर रूसी कब्जे वाले पूर्वी जर्मनी की ओर चल पड़ा, ताकि उस नर्स को दिए गए नोट्स को पुनः प्राप्त कर सके, जिसके साथ वह युद्ध के अंतिम दिनों में करीब आ गया था। यह एक असाधारण रूप से खतरनाक काम था, क्योंकि रूसी क्षेत्र अभी भी सोवियत सैनिकों द्वारा किए गए बर्बरता का एक घोंसला था। इसका तो जिक्र ही नहीं कि अगर उसे अधिकारियों द्वारा पकड़ा जाता तो क्या होता। उसे अपनी वस्तुएं पुनः प्राप्त करने, भारी सुरक्षा वाली सीमा पार करने और नर्स तक पहुंचने में 3 सप्ताह लगे। एक गर्वित प्रगति। उसके पति की गिरफ्तारी के बावजूद मिसेस मिलर ने अपना वादा निभाया और उसके माता पिता और आयरीन को उसकी जीवित होने की सूचना दी। अमेरिकी अधिकारियों ने आयरीन के दरवाजे पर दस्तक दी और उसके ठिकाने के बारे में किसी भी जानकारी की मांग की, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे विश्वास है कि उसके पति की लड़ाई में मौत हो गई थी। मेंगेले के पिता और भाई को उन्होंने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन उन्हें उसके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण अधिकारियों ने सोचा कि मेंगेले मर चुका है। मेंगेले ने रूसी क्षेत्र त्यागा और म्यूनिक की ओर गए, अपने एक मित्र को ढूंढने में जो वाइकिंग डिवीजन के साथी थे और उसे कई सप्ताह तक छिपाने की सहमति दी थी। अद्वितीय संयोग से उसका दोस्त फ्रिट्ज उल्मान के साले का परिचित था, जिसने उसे बवेरिया में किसान के रूप में काम पाने में सहयोग किया। मेंगेले ने फार्म पहुंचने से पहले अपने नकली कागजात उल्मान से होहमान में बदले, जो उसे क्षेत्रीय अमेरिकी अधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। फार्म के मालिक फिशर नामक एक परिवार मेंगेले के प्रति स्नेही हो गए। उन्होंने उसे अत्यंत परिश्रमी के रूप में वर्णित किया, और जबकि उन्हें संदेह था कि उसका एक ऐसा अतीत था जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने उससे उत्तर मांगने के लिए दबाव नहीं डाला। अपने हिस्से के लिए मेंगेले ने बाद में लिखा कि इस समय के दौरान वह एक बार फिर से उदास हो गया, यह मानते हुए कि एक मजदूर का जीवन उसके लिए नीचे था, एक इतना सफल डॉक्टर होने के नाते। जब वह अपने परिवार के साथ दूर फार्म यात्राएं करने में सक्षम हुआ, उसका मनोबल बढ़ गया। 1944 की गर्मियों में आयरीन ने उससे मिलने के लिए अपनी पहली यात्रा की। मेंगेले को यह लगने लगा कि मित्र राष्ट्र उसे भूल गए हैं, जिससे वह अधिक निर्भीक हो गया और मिलर्स के पास वापस जाकर आयरीन और उसके बेटे रॉल्फ से मिलने का जोखिम उठाया। उल्मान के साले को इससे गुस्सा आया। उन्हें लगा कि वे पकड़े जाने पर उस आदमी को खतरे में डाल रहे हैं जिसने उन्हें भागने में सहायता की थी। इस आदमी के साथ गुस्से में आकर
मेंगेले ने अपने नकली पहचान पत्रों को नष्ट कर दिया, भले ही उसने उन्हें बदल दिया था। उसकी निराशा उसके और इरीने के संबंधों पर प्रभाव डाल रही थी, जिसे गुंजबर्ग में कई पुरुष मित्रों के लिए जाना जाता था और जिससे मेंगेले ईर्ष्यालु हो जाता था। अपने पहले के आत्मविश्वास के बावजूद उसे जल्द ही समझ आया कि अगर वह जर्मनी में रहेगा तो उसे एक दिन पहचान लिया जा सकता है और उसके युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार कर दिया जा सकता है। पुराने पारिवारिक व्यवसाय को जर्मनी के पुनर्निर्माण में मदद करने के कारण लाभ में वृद्धि हो रही थी और इससे उसे वह धन मिला जिसके साथ वह देश से बाहर और दक्षिण अमेरिका में तस्करी करके जा सकता था, जहां पहले से ही कई नाजी छिपे हुए थे। उसने अर्जेंटीना को अपनी मंजिल चुना और इरीन और रोल्फ से साथ चलने का अनुरोध किया, लेकिन उसने पति के साथ भागने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। यह उनकी शादी के अंत का संकेत था, जिससे राइट लाइन से संपर्क हुआ, एक श्रृंखला जिसे भागने के लिए पूर्व एसएस के सदस्यों ने आयोजित किया ताकि नाजियों को स्मगल करने में सहायता मिल सके। 1919 की वसंत की एक रात मेंगेला फिशर के फार्म से गायब हो गया और इटली के दक्षिणी सीमा पर स्मगल किया गया। अंत में उसने हेलमुट ग्रेगर के नाम से जेनोआ में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के साथ पासपोर्ट के लिए पंजीकरण किया। जेनोआ से उसने जुलाई 1949 में अर्जेंटीना में अपने नए घर के लिए पाल खोला। मेंगेले ने अपने स्वनिर्वासन के लिए अर्जेंटीना को चुनने के कई कारण थे। युद्ध से पहले अर्जेंटीना में एक बढ़ती हुई जर्मन प्रवासी आबादी थी, जिन्होंने अपने साथ तीसरे रह के आदर्शों को लाया था। युद्ध के उपरांत अनेक प्रमुख नाजी आंकड़े अर्जेंटीना में भाग गए, कुछ मामलों में यू बोट्स के जरिए, और वहां के अधिकारियों के साथ रहस्य अनुसंधान, युद्ध अनुभव, धन और सोने का व्यापार कर रहे थे। उदाहरण स्वरूप, पूर्व लुफ्तवाफे पायलटों के युद्ध अनुभव से अर्जेंटीना वायु सेना को बहुत फायदा हुआ, जिनमें से कुछ के पास अर्जेंटीना छात्रों पर प्रभाव डालने के लिए 6 वर्षों से अधिक का अनुभव था। अर्जेंटीना के नेता जुआन पेरोन ने 1945 में यूरोप में सहयोगियों से भाग रहे नाजियों के उपयोग के लिए 10,000 खाली अर्जेंटीना पासपोर्ट अलग रखे थे। इस प्रकार मेंगेले और अन्य नाजियों के लिए लैटिन अमेरिका ने हिटलर और उसके तीसरे राज्य के सपनों को अस्वीकार करने वालों के लिए मोक्ष की पेशकश की। अर्जेंटीना पहुंचने पर मेंगेले अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के उत्तरी जिले में एक किराएदार बन गए, जबकि एक बढ़ई के रूप में एक मामूली जीविका निकाल रहे थे। उन्होंने शहर में नाजी सहानुभूति वालों से संपर्क साधा और अंततः वास्तुकार फेडेरिको हास से मिले, जिन्होंने उन्हें हांस रोडाउ पूर्व लुफ्तवाफे कर्नल से मिलवाया, जो नाजियों के बचने में विजयी सहयोगियों की पहुंच से सक्रिय रूप से शामिल था। अर्जेंटीनियों की सुरक्षा में रहते हुए मेंगेले ने परिवार से संपर्क किया और अर्जेंटीना में उनकी फर्म के लिए विक्रेता बनने की प्रस्ताव दिया। कार्ल मेंगेले ने अर्जेंटीना में संस उत्पादों की बिक्री से कमाए गए पैसे का उपयोग करके अपने वित्तीय आधार का विस्तार किया और आगामी वर्षों में सुविधाजनक जीवन शैली जीने के लिए कुछ व्यवसायों और उद्यमों में निवेश किया। अर्जेंटीना के इतिहासकारों के अनुसार ऐसे प्रमाण हैं जो सुझाव देते हैं कि उन्होंने शहर के लोगों पर अपने चिकित्सा कौशल का अभ्यास किया। हालांकि ऐसा करने के लिए उनके पास अर्जेंटीना का लाइसेंस नहीं था। 1956 में उन्होंने अपने जर्मन जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की और उसका उपयोग करते हुए वे अर्जेंटीना में जोसेफ मेंगेले के रूप में जीवन जीने में सफल रहे। फिर से मेंगेले की किस्मत ने शायद उसका साथ दिया, क्योंकि ब्यूनस आयर्स में पश्चिम जर्मनी के दूतावास में किसी ने भी लगता है कि जोसेफ मेंगेले युद्ध अपराधों के लिए वांछित सूची में थे। इसे किसी ने नोटिस नहीं किया शायद। और भी अधिक असाधारण यह था कि दूतावास ने बाद में उसे एक पश्चिम जर्मन पासपोर्ट जारी किया था। फिर से किसी ने भी उसके नाम को वांछित अपराधियों की सूची के खिलाफ जांचा नहीं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह अनदेखी जानबूझकर की गई थी और कि दूतावास में काम करने वाले पूर्व नाजियों ने अपने वरिष्ठों से मेंगेलेर की पहचान छिपाई थी ताकि वह अपने पासपोर्ट का उपयोग करके दस्तावेजों तक पहुंच सके। अपने पासपोर्ट का उपयोग करते हुए उसने यूरोप वापस जाने की व्यवस्था की ताकि वह स्विट्जरलैंड में अपने बेटे रॉल्फ से मिल सके, इससे पहले कि वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिलने के लिए गुंजबर्ग वापस जाए। शहर के लोगों ने उसे कभी रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके सहयोगियों ने ऑश्विट्ज में उसकी कार्यवाही पर झूठे आरोप लगाए थे। वह पश्चिम जर्मन अधिकारियों से किसी भी बाधा के बिना अर्जेंटीना वापस आ गया, लेकिन अकेले नहीं गया। अपनी विधवा भाभी मार्था और उसके बेटे को अपने साथ ले गया। 1958 में इरीन से तलाक के बाद व्यापारिक उद्यमों में लगातार वृद्धि के साथ उसने मार्था से शादी की
जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की हिस्सेदारी भी शामिल थी। 1958 में उस पर एक किशोरी लड़की की मौत में शामिल होने का आरोप लगा था, जो एक अवैध गर्भपात के बाद हुई थी, लेकिन अर्जेंटीना वासियों ने उसके खिलाफ आरोप वापस ले लिए। यदि मेंगेले सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए सहयोगियों और न्याय से मुक्त हो गया है, तो यह एक कठिन जागृति थी। अगले वर्ष से उसने पाया कि पश्चिम जर्मन सरकार अब उससे मांग कर रही थी कि उसे परीक्षण का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया जाए। उसने मार्था के साथ अपने भागने की योजना तेजी से की, पैराग्वे में सीमा पार की, जहां उसने 10 में व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित किए थे। वह इतिहास के अंधेरे अध्याय में खोया हुआ भूत नहीं, बल्कि अब दुनिया के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले व्यक्तियों में से एक था। सरकारें, खुफिया एजेंसियां, नाजी शिकारी, निजी तौर पर वित्त पोषित समूह और व्यक्ति उसका पीछा कर रहे थे, जो पर्दे के पीछे काम करके भागे हुए नाजियों को ढूंढने और उन्हें न्याय के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। 1960 के मई में मोसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी ने नाजी एडोल्फ आइचमैन को ब्यूनस आयर्स से पकड़कर इजराइल में मुकदमे के लिए ले जाने का सफल ऑपरेशन किया। उन्होंने आशा की थी कि आइचमैन उन्हें मेंगेले तक पहुंचा सकता है, लेकिन वह व्यर्थ रहा और मेंगेले फिसलता रहा। इस बीच पश्चिम जर्मन सरकार ने पहले हुई असफलताओं की वजह से मेंगेले की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया और उसकी छवि और युद्धकालीन कार्यों की जानकारी को पश्चिम जर्मन मीडिया में फैलाया, ताकि अब भी उसे समर्थन दे रहे लोगों को रोका जा सके। मेंगेले ने अपने जीवन का बचा हुआ समय पहले पैराग्वे और फिर ब्राजील में भागते हुए बिताया। 1962 में मोसाद ने ब्राजील में मेंगेले के रूप में एक आदमी का पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ने का ऑपरेशन अव्यावहारिक माना गया, इसलिए वे अपना पीछा छोड़ दिया। फिर भी मेंगेले को नाजी शिकारियों से बचने के लिए एक उपनाम के तहत जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनकी पत्नी मार्था इटली चली गईं। उन्होंने ब्राजील में कैफे और दुकानों सहित अपने छोटे व्यापार साम्राज्य का निर्माण जारी रखा, जबकि एक हंगेरियन जोड़े के साथ रहते हुए, जिन्हें अपने किराएदार की पहचान के बारे में चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था, जब उन्हें मेंगेले के भागने में शामिल करने की धमकी दी गई थी अगर वह गिरफ्तार हो जाते। मेंगेले 12 सालों तक उनके साथ रहेंगे, फार्म के शेयर्स में भी जाएंगे, फिर हंगेरियन 1954 में अपनी संपत्ति लेकर चले जाएंगे, मेंगेले को अकेला छोड़ देंगे। तब तक मेंगेले की सेहत गंभीर रूप से गिरने लगी थी। उन्हें 1986 में अपना पहला स्ट्रोक हुआ और वे उच्च रक्तचाप और कान के संक्रमण से जूझ रहे थे, जिसने उनके संतुलन को प्रभावित किया। 1970 में बेटे रॉल्फ से अंतिम मिलन के बाद मेंगेले ने अपने अंतिम वर्षों को पश्चातापहीन, बीमार और कड़वे नाजी के रूप में बिताया। 7 फरवरी 1997 को बेचौर्गा के तटीय रिसोर्ट में दोस्तों का दौरा करते समय तैरते समय उन्हें एक और स्ट्रोक हुआ और वे डूब गए। उन्हें वोल्फगैंग गेरहार्ड के नाम से दफनाया गया, जो एक उपनाम था जो उन्हें असली गेरहार्ड ने 1957 में दिया था, जब वे जर्मनी वापस चले गए थे। हालांकि जोसेफ मेंगेले की जांच जारी रही और 1985 में एक व्यापारिक सहयोगी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद उन्हें मेंगेले की कब्र का स्थान पता चला। शव को 6 जून 1985 को खोदकर निकाला गया और विस्तृत फोरेंसिक विश्लेषण के बाद और रॉल्फ मेंगेले द्वारा पुष्टि के बाद इसे मौत के फरिश्ते का शव के रूप में पहचाना गया। हालांकि मेंगेले इतनी बार न्याय से बच निकले थे कि कई लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गुंजबर्ग में मेंगेले परिवार के समर्थकों ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें लगता है जोसेफ मेंगेले के शव को पहचानने का यहूदी षड्यंत्र था, जिसका लक्ष्य इजराइल की हालिया लेबनान के खिलाफ कार्रवाई से ध्यान हटाकर 40 साल पहले के जर्मन युद्ध अपराधों पर वापस ले जाना था। उनके अपराधों के कुछ उत्तरजीवियों को डर था कि शव एक छलावा था जिससे मौत का दूत बड़े पैमाने पर आजाद और अनुसरण से बचा रह सके। जोसेफ मेंगेले के अपराध 1990 में उत्खनित अवशेषों के डीएनए परीक्षण के बाद हमेशा के लिए स्थिर होंगे और यह पुष्टि हुई कि ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप के मौत का दूत जोसेफ मेंगेले वास्तव में मर चुके थे।